नमस्कार, मैं कुमार रमेश। आज आपको इस कड़ी में एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। दरअसल हर किसी की नज़र है कि हरियाणा की राजनीति में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है कि उसके लिए बहुत सी चीज़ें आगे भविष्य की चीज़ें तय हो जाती हैं कि आगामी समय में वो क्या प्लान करता है। छात्रों को ये भी होता है कि हमारी नौकरी लग सकती, नहीं लग सकती, और तमाम विकास कार्यों से जुड़े लोगों को लगता है कि अगर सरकार यही रही तो क्या करेगी, अगर बदलेगी तो क्या करेगी। लेकिन अभी तक सब असमंजस में है कि हरियाणा की राजनीति में क्या हो रहा है। कांग्रेस बाजी मारेगी या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बाजी मारकर सरकार बनाएगी। तमाम चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो लगभग लोगों को ना पता, हर कोई कयास लगाने में लगा हुआ है कि ये होगा, लेकिन क्या चीज़ें अधिकतम सटीक जो जानकारी है वो बता सकती हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के हम बात करने आए हैं डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी के पास। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। आज इनसे चर्चा करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है। सर, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नायब सैनिक के जरिए सरकार, क्योंकि नायब सैनिक के बारे में अमित शाह ने एक रैली के अंदर, एक संबोधन के अंदर कहा था कि अगला हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सैनिक होंगे। तो जाहिर तौर पर नायब सैनिक के ऊपर ही फोकस करके भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जा रही है। आप क्या देख रहे हैं भविष्य फिलहाल जो अभी तक राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है? क्या लग रहा है सर वापसी आने के इनके चांस बन रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो फैसले, बड़े फैसले हुए हैं सत्ता वापसी करने के रास्ते में। एक, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, जो 9.5 साल तक निर्विवाद तौर पे मुख्यमंत्री बने रहे, मनोहर लाल जी। उनकी जगह उन्होंने नायब सिंह सैनी को, जो कि बहुत, जैसे उनके बारे में प्रचार किया गया, ओपनली बोलते हैं कि ओबीसी चेहरा है, और क्योंकि उनको कार्यकाल कम मिला है तो उन्होंने, जैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को कंटिन्यू करवाया था कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे, इसलिए हरियाणा में उन्होंने घोषणा कर दी कि नायब सिंह सैनी ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो बीजेपी की जो दो रणनीति के जो दो हिस्से हैं, एक, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन किया है, अगर आप उस पर निगाह मारें, एक कृष्णपाल कंवरपाल जी को और एक दो और मंत्री को छोड़ दिया जाए, तो लगभग लगभग उनकी उम्र के, उनके आसपास की कैटेगरी के, जो पार्टी में जो उनकी कैटेगरी है, सेकंड जिसको बोलते हैं, एक सेकंड लाइन के लीडर थे। ये हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी सेकंड लीडरशिप को फर्स्ट लीडरशिप बना दिया। जो फर्स्ट लीडरशिप थी, धीरे धीरे रामविलास जी, कुछ और जो उतने भी जो नेता थे, वो धीरे धीरे करके हरियाणा की राजनीति से बाहर हो रहे हैं। अब सेकंड लीडरशिप तैयार होनी है, क्योंकि बीजेपी 10 से 15, 15 से 20 साल के लिए एक राजनीति कैटेगरी अपनी बनाती रहती है, जो कि कांग्रेस या दूसरे अन्य दल नहीं बना पाते हैं। तो आज नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं, युवा हैं, या एक दो बाहर भी है, वे चुनाव एमएलए तो हैं लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए, तो ये लीडरशिप उनको सौंप दी है। इसका एक वर्ग तो ये है। दूसरा फर्क क्या है कि एक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी रहती है किसी भी सरकार के खिलाफ जो 10 साल तक मुख्यमंत्री या पार्टी सत्ता में रह लेती है, और अगर मुख्यमंत्री भी सेम रहे तो इंडिविजुअल मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी जाती है। उनके आचार व्यवहार से, उनके कार्यप्रणाली से जिद्दीपना हो जाना है, थोड़ा एरोगेंसी आ जाती है, आसपास की कोटरी जो होती है मुख्यमंत्री की, उनसे लोगों को नाराजगी होती है, काम नहीं हो पाते हैं लोगों के। तो एक उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का प्रयास किया बीजेपी ने, और ये बीजेपी की रणनीति हमेशा पूरे पूरे राष्ट्र में ऐसी रहती है, राज्यों में इस प्रकार की राजनीति करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखा नहीं कि कुछ नए चेहरे भले मंत्रिमंडल में बनाए गए, लेकिन पुराने चेहरों को भी तरजीह दी गई, चाहे जेपी दलाल हों, चाहे कमल गुप्ता हों या मूलचंद शर्मा हों, तमाम ऐसे जो लोग थे उनको भी जगह दी गई। कुछ ही नए मंत्री शामिल किए गए, सीमा त्रिखा जैसे नहीं बन पाई, और महिपाल ढांडा नए बन पाए, और ऐसे कई लोगों को चेहरा तो दिया गया, लेकिन पुराने को भी टेक ओवर किया गया। तो अगर मंत्रिमंडल रिफ्रेश होता पूरा का पूरा तो कुछ तस्वीर नहीं होती। नहीं, कुछ नया कुछ पुराना मिश्रण होता है, क्योंकि अगर पुराने में बिल्कुल ही वो खत्म कर देते तो ऐसा लगता है जैसे उन सब के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी। तो मंत्रिमंडल से उन नेताओं को बाहर किया गया लगभग लगभग, एक तो जिनको आगे शायद टिकट भी ना मिल पाए, बीजेपी के जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, या फिर वो ज़्यादा सीनियर थे जिनका उतना दबाव मुख्यमंत्री का उनके ऊपर ना बन पाता। मुख्यमंत्री को अब जो कम से कम अब लीडरशिप है, 2-3 जिनका आपने नाम लिया, उनको छोड़ के बाकी सब उनकी हम उम्र से के हैं, और उनको रिस्पेक्ट सीएम के तौर पे देते हैं, सर कह के बोलते हैं। अन्यथा अगर थोड़ा सीनियरिटी में होते तो कोई उनको नायब जी कह के बोलता है, कुछ और कह के बोलता है। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा, पुराना और नए का मिक्स होता है। जेपी दलाल कोई ज़्यादा पुरानी पार्टी में ज़्यादा पुराने लोग नहीं हैं, मूलचंद भी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, दूसरी दूसरी पार्टियों से लोग आए हुए हैं। तो जो अगर हम कैडर के एंगल से देखें तो उसमें कंवरपाल जी ही हमारे पुराने हैं, जो बीजेपी से
वो भी हालांकि 1992 में जब बता रहे थे कि जब हमारा राम मंदिर का इशू चला था तब से वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। तो फ्रेश चेहरा खाली मंत्रिमंडल के फ्रेश चेहरे से ही फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो समय ही कम था जब ये बने हैं, तो और मंत्री तो कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही बने, जब लोकसभा कोड ऑफ कंडक्ट बन गया था। तो इस सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि हमारी बीजेपी की अगर सरकार आती है तीसरी दफा, तो हमारे मंत्रिमंडल में किस टाइप के लोग होंगे, किन के नेता को वो बन के आते हैं, एमएलए बन के आते हैं, तो किस टाइप का चेहरा, किस टाइप का मोहरा बीजेपी का रहेगा। इससे ये फर्क पड़ रहा है, बताया गया लोगों को। अब लोगों को ये चयन करना है कि कैसे 9.5 साल की सरकार, मनोहर लाल की सरकार, या 6 महीने की नायब सिंह सैनी सरकार, जो फैसले पहले किए या जो फैसले अब किए। जो पहले फैसलों को पलटा नायब सिंह सैनी ने, नायब सिंह सैनी अकेले तो पलट नहीं सकते हैं, जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अनुमति के बगैर या शीर्ष नेतृत्व की डायरेक्शन के बगैर ये परिवर्तन नहीं हो सकता था। 3-4 बड़े फैसले आपको मालूम ही हैं, जिसका इस बीजेपी को लगता है कि हमारे उन फैसलों से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी या उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, नाराज़गी लोगों की दूर हो जाएगी। लेकिन आप नाराज़गी की ये वजह नहीं मानते कि जो लोग सचिवालय में आते थे, सचिवालय में चक्कर काटते थे, वो लोग परेशान होते थे कि मंत्रियों के पास जाते हैं, ये बोल तो देते हैं काम हो जाए, लेकिन अफ़सर काम नहीं करते और उससे लोग परेशान होकर के वापस हताश होकर के चले जाते थे। आपने देखा होगा रामविलास शर्मा के कार्यकाल में जब वो शिक्षा मंत्री थे, इतनी बम्पर भीड़ आती थी और रामविलास शर्मा जी को अपना घर छोड़ करके कभी विधानसभा में जाके बैठना पड़ता था कि कैसे लोगों से बचा जाए। तो जब लोग यहाँ पहुँचते थे, अफ़सर उनके काम नहीं करते थे, अफ़सरशाही तमाम हर मंचों पे आपने सुना होगा यही बोला जाता है कि अफ़सरशाही हावी है। तो लोग उससे नाराज़ थे या इनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों से नाराज़ रहे? मतलब बेसिक फैक्ट क्या है? नहीं, मंत्रिमंडल से कभी कोई नाराज नहीं होता है, क्योंकि मंत्री तो सामान्य तौर पे पर्दे के पीछे तो सब लोग बोल ही देते हैं, सामने कैमरे के कोई नहीं बोलता है, एक साहब को छोड़ के, कि मंत्री कुछ नहीं है, जो कुछ है मुख्यमंत्री हैं। अगर किसी को चपरासी की अभी बदली करानी है तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से चपरासी की बदली होती है हरियाणा में। हर साल 1 महीना संबंधित मंत्री को, जो इंडिपेंडेंट मंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास जो विभाग होते थे, उनके एक दर्जे का ग्रुप सी और डी का कर्मचारियों का तबादला करने का उनको अधिकार दिया था, उनकी सिफारिश से वो बदली हो सकती थी। ये पहले इस सरकार में भी 3-4-5 साल चला। उसके बाद वो धीरे-धीरे जब से, क्योंकि मनोहर लाल जी आईटी से भी मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, और वो आईटी का ज़्यादा प्रयोग करे, तो वो चाहते थे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो या ना के बराबर हो, ताकि लोग कोई प्रचार अपना तबादला कराने आएगा तो पैसे देगा, कोई पिएगा, मंत्री नहीं पकड़ेगा, मंत्री का पीए पकड़ लेगा, कोई दलाल पकड़ लेगा बीच में से। तो उसको पैसे को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में बनाऊँगा, बनाई भी, लागू भी हुई। वो थी शिक्षा विभाग जैसे महकमों में, जिसमें इतनी सारी एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है दोनों तीनों विभागों में शिक्षा के, वहाँ वो लागू ठीक की, पॉलिसी भी ठीक बनी, ठीक लागू भी हुई वो। देखिए, जो दूसरे विभाग थे, जो छोटे, जिनमें कम संख्या थी, जिसमें 80 से ऊपर इन्होंने पॉलिसी लागू कर दी, पहले 500 किया, फिर उसको घटा के 100, फिर 80 कर दिया, उसका भी उतना असर नहीं पड़ा। इसलिए वो भीड़ जो कम, जिसकी आप कह रहे हो कि पोर्टल में कुछ लोगों को तो बेनिफिट हुआ, कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ, पॉलिसी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। तो वो जो भीड़ थी, 9.5 साल की भीड़ और अभी 6 महीने की भीड़, चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस हरियाणा का, ये क्या कारण है कि जब से मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं नायब सिंह सैनी ने, तब से उनका अपना खुद का मानना है कि मैं हर रोज़ जब भी वो उपलब्ध होते हैं चंडीगढ़ में, दिन में 4-5-6 हज़ार लोगों से पर डे मिलता हूँ। 5-5, 6-6 बार में मिलता हूँ, एक बार में 800-900 हज़ार लोग मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या पहले जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस या चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस इतना खुला नहीं था उनके लिए, लोगों की तो दिक्कतें थी। अब इसका जो मैंने जांच की, खोज पड़ताल की कि सीएम के पास जो भी शिकायतें आ रही हैं, वो किस एरिया की हैं, किस टाइप की शिकायतें हैं। शिकायतें वो बहुत बहुत बड़ी सामान्य सी हैं, जो कि निचले लेवल पे हो जानी चाहिए थी, जिसमें फिर इन चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि सभी डीसी, एसपी, एसडीएम अपने 9 से 11 तक बैठेंगे, समस्या का हल करेंगे। लेकिन जब तक समय निकल चुका था, लोगों ने समस्याएं दी, अभी समस्याओं को उनको कहा आपको समाधान कर देंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी की है, वो नहीं सुलझी है, और इस चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा रहने मैं वाला आपको है। इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ बताएं सर, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का फ़ायदा मिला क्या बीजेपी को? नहीं मुझे नहीं लग रहा है इस पॉलिसी का कोई फ़ायदा लगेगा। कहने के लिए ठीक है
कहने के लिए दूसरी पार्टी को आरोप लगाने के लिए भी ठीक है। क्योंकि क्योंकि देखो सर, एक परसेप्शन है कि विधायक हो चाहे मंत्री हो, आदमी के पास 2 ही 3 काम होते हैं, या तो हमारी गली बनवा दें, नाली बना, सड़क बनवा दीजिए, या कर्मचारी कहता है जी साहब हमारे ट्रांसफर करा दीजिए। अगर आपने वो भी बंद कर दिए, बोले कि भई ये अब तो ऑनलाइन होगा, तो बोलेगा फिर विधायक साहब हमारे पास, हमें ज़रूरत है कि आपके पास आने के लिए, झंडा-डंडा बैनर उठाने के लिए तो हमें ज़रूरत नहीं। तो सरकार इसको अपनी उपलब्धि मान रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी हम लेकर के आए, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी, चक्कर नहीं काटना पड़ा। लेकिन मुझे लगा कि शायद परेशानी ज़्यादा दे गई बजाय समस्या हल करने के। देखो, आपको क्या लगता है? मैं आपको 2 इशू बताता हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी और एमएलएज़ की रिकमेंडेशन, ये 2 अलग-अलग विषय हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी कह के बता के की जाती है कि हम इतनी तारीख से इतनी तारीख खोलेंगे, वो लोग आवेदन करें, अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी को दें। जिसने आवेदन करना उसमें एक पॉलिसी बना दी कि इतने नंबर मिलेंगे, उसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी ये है। ये तो होगी जनरल। इसके बावजूद रिकमेंडेशन तो एमएलएज़ करते रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड करते हैं। चीफ मिनिस्टर पूरा साल उनकी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जो ओएसडी हैं सीएम के, उनके पास अगर आप जाके दफ्तर में देखेंगे तो 12-12, 15-15 एमएलए बैठे होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन होती है। तो रिकमेंडेशन तो उनकी अभी भी चल रही है। वो उस दौरान चलती है जिस साल जब उनकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं चल रही होती है, उस वक्त उनकी रिकमेंडेशन होती है। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ का एजुकेशन के जो कर्मचारी हैं उनको तो उसका लाभ हुआ है, और बिना, ये जैसे कहते हैं बिना पैसे के ट्रांसफ़र हुई हैं। तो उसमें मैं एक सीमा तक कह सकता हूँ कि वहाँ पर क्योंकि बहुत सारा बल्क में हुए हैं, हज़ारों की, क्या 56-57 हज़ार एक बार में हुए थे, फिर उसके बाद सेकंड फिर थर्ड हुए, ऐसे वो एक पॉलिसी लागू हुई, अच्छी लागू हुई, जिसको दूसरे राज्यों ने फॉलो किया। लेकिन दूसरे जो छोटे कम संख्या के कर्मचारियों वाले विभाग थे, उसमें उसको ठीक से लागू नहीं हो पाया, और वो बस बन के ही रह गई। एक बताइए, ऑनलाइन का राशन-वाशन में तो मैंने सुना बड़ा फ़ायदा हुआ, लोग बीजेपी से इस मामले में खुश हैं। आप भी मानते हैं क्या? फील्ड से ऐसी रिपोर्ट है आपके पास? देखो, जब भी आईटी इनिशिएटिव्स होंगे, बहुत सारा घर बैठे आप काम कर पाएंगे, तो उसका लाभ मिलता है। और आजकल आईटी टेक्नोलॉजी का जितना प्रचार प्रसार हुआ है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो कोई नहीं चाहता कि मैं दफ्तर में जाऊँ, मेरा घर बैठे काम हो जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर क्या जिस ह्यूमन इंटरफेरेंस से आप नहीं चाहते थे वो काम हो, क्या वो काम हमारा पोर्टल से हो रहा है? क्या वो पोर्टल चल रहे हैं? आपको हैरानी होगी, मेरे पास कितने सारे मैसेज हैं, मैंने उसको पब्लिश नहीं किया है। कितने सारे लोग हैं जो बार-बार ये कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र में 2 महीने से दिक्कत आ रही है साइट चलने की। लोग डीसी, एडीसी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर एक नोडल अधिकारी बना रखा है हर जिले में, और उनके वो बंद पड़ी है वेबसाइट, पीछे बंद है, कोई उसका कहने वाला, बताने वाला नहीं है कि क्यों बंद पड़ी है। फिर चालू हुई, बीच में चालू हुई, सर्टिफिकेट लेने थे लोगों को, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए। ये जो ऑनलाइन की, अगर हम ऑनलाइन को ऑन मानते हैं ना, अपना ऑन करते हैं, मानते हैं कि, तो हमें वो सारी प्रकार का टेक्नोलॉजी का इंतजाम रखना चाहिए कि वेबसाइट बंद ना हो। टेक्नोलॉजी में फॉल्ट आ सकता है, लेकिन इतने लंबे समय तक, आज चीफ मिनिस्टर को, जो मैंने बताया, चीफ मिनिस्टर को जो शिकायतें मिल रही हैं, उनमें से कितनी शिकायतें परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड है? 50% आज भी। जबकि ये किसके पास हो जानी चाहिए थी? उस ऑनलाइन सिस्टम पे से अपने आप हो जानी चाहिए थी। तो हमें उस ऑनलाइन सिस्टम को दिया बेनिफिट के लिए था, को नुकसान गया। हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से हैं कि उसमें अगर हम कुछ करना चाहें, अभी इन सीएम ने तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन दी है। आपका पारिवारिक आय ही इस प्रदेश में, क्या पूरे देश में, पारिवारिक आय को एक लाभार्थी के तौर पे मानदंड बना दिया है कि किस सीमा तक की पारिवारिक आय वाले लोग बीपीएल में होंगे, या उनको चिरायु का या आयुष्मान का लाभ मिलेगा। तो पारिवारिक आय एक महत्वपूर्ण मानदंड हो गया है। हरियाणा के परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय को ठीक कराना या उसको वेरीफाई कराना बहुत बड़ी टास्क है, जो नहीं हो सकती थी। इन चीफ मिनिस्टर ने लोकसभा में जब 5 सीटें बीजेपी हार गई, तब चीफ मिनिस्टर ने देखा, और एमएलएज ने भी बताया, मिनिस्टर्स ने भी बताया, और एमपीज ने भी बताया, जो हारे उन्होंने भी बताया, जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, कि इस परिवार पहचान पत्र ने का कुछ करो, इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लोग बहुत दुखी हैं। तो उससे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पारिवारिक आय अगर किसी को ठीक करानी है तो कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन कागज दो, वो ठीक होगा। उसका काफ़ी कुछ असर हुआ है। सबका तो शायद वो भी नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी कुछ हुआ है उसमें। जहाँ तक दूसरी बात है राशन की, राशन का बेनिफिट हुआ, किसानों के खाते में पैसे डायरेक्ट जाने लगे, उसका बेनिफिट हुआ। बहुत सारे बीच में जो आड़ती वालों का भी शायद उनका डायरेक्ट जा रहा है, जो उनका आड़त उनकी जाती है वो भी डायरेक्ट जा रहा है। किसानों के जो दूसरे 2000 रुपये या कुछ और ऐसे जो भी इन्होंने घोषणा शुरू किया, या किसान सम्मान निधि जो दी जाती है,
तो उसका बेनिफिट तो है, जो जो जिसका बेनिफिट मिला उसका तो बेनिफिट मिला ही है। पर ये आईटी इनिशिएटिव्स कंटिन्यूस प्रोसेस हैं, ये पहले से भी चलते आ रहे हैं। कुछ पिछले 2010 में अगर आपको याद हो, 2010 में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को ऑनलाइन किया था। उस वक्त के जो डायरेक्टर थे सोशल जस्टिस के, उन्होंने ये किया कि मैंने तो यहाँ से बटन दबा दिया और मेरा तो वहाँ पर पैसा चला गया किसानों बुढ़ापा पेंशन का, जितने भी लाभार्थी थे। लेकिन नहीं गया। 2011 में हिसार बाई इलेक्शन था लोकसभा का, भजनलाल जी के जाने के बाद। उसमें सत्ताधारी दल कांग्रेस हार गई थी। बीजेपी और जनहित कांग्रेस का गठबंधन था और उसमें कुलदीप बिश्नोई जीत गए थे। तो उसमें उस वक्त तक कांग्रेस की सरकार ने, दादन सीएम ने कहा कि ये आगे पता लगा कि क्या हुआ, कि वहाँ जब फील्ड में गए प्रचार करने के लिए तो उन्होंने कहा हमारे पेंशन ही नहीं है, पेंशन नहीं है। तो बोला ये क्या इशू हो गया। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये तब से प्रोसेस चल रहा है कि लोगों के डायरेक्ट खाते में जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, ये इनिशिएटिव लगातार भारत सरकार और राज्य सरकारें करती रही। मेरा एक चीज़ और सर, ये जो प्लॉट देने की बात कही बीजेपी ने, प्लॉट कई जगह दिए, पानीपत में शुरुआत की, शहरों भी प्लॉट दिए 30-30 गज के, और हैप्पी कार्ड शुरू किया, इसका भी चुनाव में फ़ायदा मिलता दिख रहा है? इसका मिलेगा हैप्पी कार्ड का, तो मुझे लग रहा है बहुत फर्क पड़ेगा। हालांकि उन लोगों को जिनको हैप्पी कार्ड दिए जा रहे हैं या उसके जो लाभार्थी हैं, अभी तो बंटने हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि कितनी बड़ी बेनिफिट उनको मिल गया है, क्योंकि कार्ड भी जा रहे हैं उनको। 1000 किलोमीटर तक का सफ़र करना फ्री में, ये बहुत बड़ा योजना है। जहाँ तक प्लॉट की बात है, प्लॉट के मामले में पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी वो आरोप लगाती रही कि हमारी ये स्कीम बंद कर दी। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद ये स्कीम चालू की है सरकार ने। इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला है। वो पहले गांव में था, इन्होंने शहरों में किया है कि 30 गज का प्लाट देंगे, 1 लाख का पैसे देंगे, मकान का ये वो होने का, ऐसे करेंगे। तो लाभार्थी को जब किसी गरीब को कोई बेनिफिट मिलता है या किसी अन्य को भी जो कोई लाभ मिलता है, उसका बेनिफिट उस सीमा तक पॉलिटिकल सिस्टम पे मिल सकता है, और इसलिए ये योजनाएं की जाती हैं। आज पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को कहते हैं जी 5 किलो जो अनाज मुफ्त मिलता है, दिया जा रहा है, अगले 5 साल के लिए फिर चालू कर दिया है। वो एक बड़ा वोट बैंक भी है। लोकसभा में उसने बहुत असर दिखाया था। तो जितनी भी घोषणाएं, चाहे दूसरी पार्टी विपक्ष की, चाहे कांग्रेस है, वो भी तो घोषणाएं कर रहे हैं। वो काहे के लिए कर रहे हैं? वो भी तो वोट लेने के लिए कर रही हैं। तो जितनी भी घोषणाएं की जाती हैं या ऐसे फैसले किए जाते हैं, वो वोट के लिए किए जाते हैं। मेरा एक सवाल और सर, ये तो हो गई उपलब्धियां सरकार की जो उनको फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी में, हम तमाम बैठ के देखते हैं और जो माहौल देख रहे हैं कि इस बार बहुत से विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है, यानी कि उनको राजनीति से बाहर किया जा सकता है। भले वो निर्दलीय लड़ लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया सकता है। ऐसी कितनी संभावनाएं लगती हैं आपको, और कितनों की संख्या हो सकती है आपके हिसाब से? देखो, बीजेपी जो मुझे लगता है, मुझे लगता है 7, 8, 9 एमएलए का, चाहे उसमें मंत्री भी आ गए हैं, उनकी टिकट कट सकती है। और ये बीजेपी की परंपरा रही है कि 1/3 भी कई बार तो काट देते हैं, 12-13 तक भी चले जाते हैं, 40 जैसे 41 एमएलए हैं। तो ये एक नयापन देते हैं, उम्मीदवारों में नयापन आ जाए कि जो नए लोग लाइन में लगे हुए हैं, बीजेपी में थे या बीजेपी से कहीं और से भी आए हैं, तो लाइन इनकी बढ़ती रहती है, कंटिन्यूस लाइन है इनकी, लाइन टूटती नहीं है बीजेपी की। इनके पूरे देश में भी लगभग यही, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंत्री बदल देते हैं, तो टिकट काटने में ये उतनी कठोरता बदलते हैं कि भाई जिसको नहीं टिकट देनी है। तो मुझे लगता है 9, 10, 8 के आसपास तो एमएलए, सिटिंग एमएलए जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी। कांग्रेस का उसके उल्टा है। कांग्रेस का तो सिटिंग गेटिंग फार्मूला चलता रहता है। उससे पहले सारे बोलते रहते हैं कि जी हम तो सर्वे के आधार पे करेंगे, सिफारिशें टिकाऊ जिताओ फलाना करेंगे। लेकिन कांग्रेस में 1-2 एमएलए को छोड़ के लगभग 29-28 जो भी एमएलए हैं, उनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। एक आध का कट जाए। बीजेपी में 8, 9, 10 के लोग आसपास कटेंगे। नहीं, उसमें कुछ मंत्री शामिल हो सकते हैं? उसमें 2-3 मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, उनका नाम भी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में अभी पीछे चर्चाएं चल रही थी। कई लोगों ने कहा कि अगर ऐसी भी चर्चाएं, जो सर्वे कराए गए, कई के 3-3 सर्वे में भी उनकी चीज़ें स्पष्ट नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उनकी टिकट काटनी पड़ेगी, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति है कि उनके मुकाबले कोई और कैंडिडेट नहीं है, पार्टी को फिर दोबारा विचार करना पड़ रहा है उन पे। ऐसा भी मामला है? कोई भी वो राजनीतिक दल है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, कोई भी एक भी सीट बिना लड़े तो छोड़ेगी नहीं। हर जगह पर भले ही सर्वे में वो कुछ भी आते रहे, और सर्वे में तो बहुत सारी ये भी बताते थे सीटें कितनी आएंगी, ये भी सर्वे में बताता है। फिर भी ये कहते रहते हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सर्वे में, इंटरनल सर्वे में बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन क्योंकि टिकट तो देना ही, चुनाव तो लड़ना ही है। जहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व को लगता है कि इसके
कई बार बीजेपी की तो इतनी बड़ी राजनीति करती है, आपको एक और बताऊं मैं, कि वो वर्तमान नहीं देखते हैं, वो अगले अगले से 10 साल 20 साल देखते हैं। हरियाणा में उन्होंने कब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था कि भी हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और हरियाणा में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पंजाब जैसे राज्य में उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, ये क्या कि हम तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, उसकी उनकी भूमिका 10 साल के बाद की चलती है। तो कई सीटों पे तो टिकट इसलिए भी काटे जाते हैं कि अगले 10-15 साल की राजनीति करनी है, पुराने वाले को बाहर करना है। और वैसे तो बीजेपी के जो लोग हैं, शीर्ष लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी अपवाद को छोड़ के, जैसे प्रधानमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान रहे, एक दो कोई और भी रहा, कि 2 बार का मौका देते हैं, दूसरी तीसरी दफा वो तो बहुत कम अपवाद हैं जिनको मौका मिलता है, नहीं तो वो नयापन लेके आते हैं, बाहर कर देते हैं। एक अहम बात सर, ओबीसी चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा दिया गया कि ओबीसी है और तमाम जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लास है वो सारी जुड़ेंगी। इसके साथ साथ आपने ध्यान दिया होगा कि जो भाजपा के अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं, पहले वो मोहन लाल बडौली थे, लेकिन जो एक समिति की जो उस डिटेल्स आई, आपने देखा चुनाव समिति में, उनका बाकायदा नाम लिखा था पंडित मोहन लाल कौशिक, यानी कि बडौली से उनका एक नाम डिफाइन किया गया कि वो ब्राह्मण है। तो इधर ओबीसी उधर ब्राह्मण, ये दोनों मिला करके मतलब लगता है आपको कि चुनावी माहौल बदल सकते हैं जो देखो, एंटी इनकम्बेंट्स? बीजेपी के वोट बैंक को आप ऐसे ना 2 तक सीमित ना करो। ओबीसी में तो सैनी भी होते हैं, ओबीसी में गुज्जर भी होते हैं, ओबीसी में अहीर भी हैं। तो क्या गुज्जर, अहीर और सैनी को देख के वो वोट दे देंगे? ऐसा नहीं है, वो बीजेपी के साथ जुड़ा है। ये वोट बैंक लगभग ऐसा लग रहा है, गुज्जर, सैनी और अहीर तो जुड़ा ही जुड़ा है। ब्राह्मण समुदाय भी लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला, काफ़ी उनको वोट मिला। जो राजपूत वोट थी वो भी लोकसभा के चुनाव में पहले लग रहा था कि खिलाफ जाएगी, वो भी बीजेपी को मिली, कुछ सीमा तक मिली, मतलब अधिकतर वोट मिली उसको। नहीं तो पहले लग रहा था कि शायद गुज्जर और राजपूत का जो विवाद हुआ था कैथल में, उसकी वजह से शायद वो नाराज है। ऐसी पंजाबी वर्ग था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, तो उसकी वजह से उनकी वजह से पंजाबी समुदाय भी काफ़ी जुड़ा था। हालांकि वो अभी भी पंजाबी समुदाय काफ़ी हद तक बीजेपी को ही सपोर्ट किया लोकसभा के चुनाव में, आगे का तो वर्तमान में लोकल देखेंगे। वैश्य समुदाय भी काफ़ी हद तक बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो बीजेपी को खाली ओबीसी, तो वो चेहरा नाम बोलते हैं कि ओबीसी का, लेकिन खाली ओबीसी की वोट नहीं मिलती है, दूसरों की वोट ही उनको मिलती है। ओबीसी में बीसी ए भी वर्ग आता है, जो काफ़ी गरीब वर्ग होता है, जो पिछड़ा वर्ग में, उनकी वोट पड़ती रही है। लेकिन इसके ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे वर्ग एक तरफा बीजेपी के साथ हैं। जो इनसे इसी वर्ग में भी नाराज हैं लोग, वो फिर विपक्ष के साथ जाते हैं। जैसे उसमें भी 3-4 बहुत बड़ा वोट बैंक है, 3-4 समुदाय का कांग्रेस को समर्थन है। तो जो हरियाणा में अभी स्थिति बन रही है, या तो बीजेपी के पक्ष में है या बीजेपी के खिलाफ है। जो खिलाफ है वो किसको जाएगी? वो पार्ट है कि क्या क्षेत्रीय दलों को जाएगी, या जो राष्ट्रीय दल आम आदमी पार्टी उसको जाएगी, या उनको जेजेपी जेन को छोड़ के कांग्रेस को जाएगी। जैसे कांग्रेस के आज नेता बड़े उत्साहित हैं, ये कहते हैं कि भी बीजेपी से लोग नाराज हैं और हम विकल्प हैं, हमें सत्ता मिलेगी, कांग्रेस को सत्ता मिलेगी। तो जैसे पिछले 2019 के चुनाव में अगर आप देखो, दिल्ली की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आवाज़ें आ रही थी, 3 बड़े सीनियर लीडर आपसे बात करते, 15-16 की आंकड़ा आया था। तो उस वक्त ये आंकलन लगाया गया था भी शायद बीजेपी, कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे 15-16 सीटें आएंगी सिर्फ, जबकि आई थी 31 सीटें। तो इस बार कांग्रेस बड़ी उत्साहित है कि हमारी सरकार आएगी। बीजेपी उत्साहित है कि हमने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है, हमने आधा मंत्रिमंडल बदल दिया है, हमने दादन मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल थे उनके फैसलों को पलट दिया है, सरपंचों का फैसला पलट दिया है, हमने पारिवारिक पहचान पत्र का भी फैसला पलट दिया है, हमने जिस बैकवर्ड क्लास की जो क्रीमिलियर थी, जो 6 लाख रुपए की थी, और 6 लाख रुपए में वेतन और कृषि आय दोनों जोड़ी हुई थी, बीजेपी की सरकार ने, वो नायब सिंह सैनी सरकार ने आती बदल दिया, उसको 8 लाख रुपए कर दिया, जो कि केंद्र सरकार की तो बहुत पहले से थी। उसकी क्रीमिलियर में से वेतन की आय और कृषि आय भी बढ़ा दी है, उस बाहर कर दी है। तो उसका बेनिफिट भी ये सोचने के अभी लेटेस्ट जो 17 अगस्त 2024 को कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अनुसूचित जाति के 2 वर्गीकरण का भी एससी आयोग का फैसला लिया। तो उसका भी इनको लगता है कि शायद एससी में के 2 वर्ग में से 1 वर्ग हमें वोट मिल जाए। तो ऐसे सारे फैसलों को बीजेपी को लगता है कि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको लगता नहीं सर, बीजेपी के एक मंत्री ऐसे भी हैं कि जो स्टेज से खड़े होकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 6 महीने में, तो ये तो वे मैसेज देने की कोशिश नहीं है कांग्रेस होगा कि भैया आप आइए, हम तो बस। देखो, किसी की भी वचन को किसी भी एंगल से आकलन किया जा सकता है।
अगर ये आकलन किया जा रहा है तो मैं इसको आकलन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर एक मंत्री ये कह रहा है तो इसमें सच्चाई तो है ही ना। कितनी राज्य सरकारें टूट गई हैं ऐसी, एमएलए को खरीदे गए या एमएलए को शामिल किया गया या एमएलए अपनी मर्जी से छोड़ के चले गए। वो गए, शामिल हुए, इस्तीफा दिया, दोबारा उपचुनाव हुआ, उनकी सरकार बनाई और सरकारें 3-4 राज्यों में टूटी ही हैं। तो अगर एक मंत्री ने कह दिया तो उसने बिल्कुल, वो मंत्री ने कोई गलत बात नहीं की, सच्चाई की है। वो अलग बात है जैसे हिमाचल में 25 सीटें और 40 सीटों का गैप, 15 सीटों का गैप था। इसके बावजूद जो वहाँ पर भी क्या प्रयास नहीं हुए, बहाना चाहे कुछ भी मारा हो। तो ये तो सच्चाई है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो सेंटर के नेता ऐसे हैं, वो 6 महीने में पकड़ दें। वो अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में बोल के अलग बात है, लेकिन वो इशारा तो करेंगे ना कि आ तो दूसरे रहे नहीं, हैं। ये नहीं, इसको मैं मतलब ये एंगल से कह रहा हूँ, अगर गलती से, जैसा उन्होंने कहा था, अगर गलती से कहीं भूल चूक होगी तो हमारी तो सरकार वो फिर केंद्र वाले तोड़ देंगे। मैं उसको ये इस आकलन से नहीं कह रहा हूँ कि उनके कहने से भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। हरियाणा में कोई भी गलतफहमी में ना रहे, बीजेपी और कांग्रेस का बहुत मजबूती की टक्कर है। ये हरियाणा में पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 पार्टियों के बीच में ही, जैसे लोकसभा में चुनाव सिमट के रह गया था, हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी 2 पार्टियों के बीच में सिमटने की ज़्यादा संभावना बढ़ रही है। 8, 7, 10 सीटों का दूसरी पार्टियां जो क्षेत्रीय दल हैं या इंडिपेंडेंट हैं उनको भी जा सकते हैं। ये जेजेपी इनेलो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है? मुझे लगता है वो कुछ नहीं कर पा रहे, ना किसी को कोई फायदा करनी है ना कोई नुकसान करनी है, क्योंकि लोगों में या तो अब जो ऐसी भावना लोकसभा में जो बनी है कि जेजेपी का, तो आप खुद ही उनके नेता बोल रहे हैं कि हमारा तो नुकसान हो गया बीजेपी के साथ जाने से। वोटर भी बोलते हैं कि आपको हमने बीजेपी के खिलाफ हराया था, आप बीजेपी के साथ क्यों गए। तो जेजेपी का तो जो वोट उनका था साथ में, वो तो मुझे लगता है उतना नहीं है। हाँ, आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन असर डाल सकता है, उनकी कितनी सीटें आएंगी उसका तो उस वक्त पता लगेगा। लेकिन बीएसपी का जो वोट बैंक था वो, अगर ट्रेडिशनली देखें आप पिछले 15-20 साल से, 98 से लेके 98 में बहुत चरम पे था, उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है और बहुत सिमट के रह गया। मायावती आएंगे तो कुछ बदल सकता है? मुझे उनका ज़्यादा इतना वोट बैंक का मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ही जो टोटल वोट बैंक था उनका, जो वोटर था, वो पीछे हट गया है। वो धीरे इस लोकसभा के चुनाव में उसमें से काफ़ी एक हमेशा राजनेता चर्चा करते हैं कि जाट हमेशा बीजेपी के खिलाफ है। आप भी मानते हैं कि जाट हमेशा बीजेपी के खिलाफ है, कभी वोट नहीं करता बीजेपी? नहीं, मैं इसको नहीं मानता ऐसा। और इनके कितने नेता हैं वो जो बीजेपी के अंदर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि एक वो हरियाणा की राजनीति में उस समुदाय का एक बड़ा अहम रोल रहा है। कोई भी पार्टी रहे, ऐसा नहीं है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ रहते तो फिर बीजेपी की सरकारें कैसे आती, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा इस मिजाज का है कि अगर कोई घमंड करता है, उसका घमंड निकालने पे वो जुट जाते हैं, घमंड निकाल के रहते हैं। एरोगेंसी जिसको बोलते हैं, वो एरोगेंसी उनको पसंद नहीं है। ऐसी कौम है वो, और राजनीति में उस कौम का बहुत असर रहा है, असर कारक रही है। इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि भी वो उसमें से एक बड़ा वर्ग, जो जैसे आप कह रहे हो, वो एक पार्टी के साथ ज़्यादा समर्थन में है, ऐसा लग रहा है। 20-22% वोट से ज़्यादा है ना सर उनके? ये भी आंकड़ा कभी आया नहीं है। एक बार सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में, वो सर्वे छपा नहीं है, आंतरिक तौर पे वो है और सरकार के पास है वो आंतरिक तौर पे। लेकिन ये है कि हरियाणा के जितनी भी जातियां हैं, वर्ग नहीं, जातियां, कास्ट जी, उस कास्ट में सबसे ज़्यादा वोट बैंक उनका ही है। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी को लेकर के स्पेशल यही था कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो उनकी नीतियां थी उसको लेकर जनता के बीच में क्या चल रहा है, ये एक पत्रकार के नज़रिए से। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे जो फैसले लिए हैं जिनको लगता है कि उससे उनकी सत्ता वापसी तीसरी बार हो पाएगी, लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं ऐसी भी हैं, लोग फ़ायदा भी ले लेंगे, पता नहीं वोट दें या ना दें, खैर ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सरकारें अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिश किया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कहीं ना कहीं कम किया जाए, इसीलिए शायद उन्होंने 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदला। मुख्यमंत्री ने तमाम मनोहर लाल जी के फैसलों को चेंज करने की कोशिश की, और देखा होगा आपने कि सरपंच कितने खिलाफ रहे, उनको मनाने के लिए कोशिश की गई, नौकरियां देने की कोशिश की गई, तमाम ऐसे फैसले किए गए ताकि लोग भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुने, राशन दिया गया और तमाम ऐसी चीज़ें दी गई कि ताकि चुने। लेकिन वाकई जनता क्या करेगी ये तो देखिए वक्त तय करेगा। फ़िलहाल की मौजूदा स्थिति में ये ज़रूर है कि
8 से लेकर के 10 के बीच में जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट कट सकती है। वो फैक्टर तब काम करेगा कि उनके जो सर्वे हैं, जो उनके इलाके से जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं तमाम, और जो आरएसएस और जो उनके बीच के जो संगठन है वो जो काम करते हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग में क्या बताते हैं उस हिसाब से कटेगा। और अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस को लेकर के हरियाणा में क्या चल रहा है। जिस प्रकार की लोग चर्चा कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा सीधे कांग्रेस को होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, ये अगली कड़ी में दिखाएंगे।